दूसरा हम एग्जाम्पल करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड कैसे निकालेंगे। जैसे हमने पीछे वाले वीडियो में हमने एलिमेंट का बताया आपको। अब अगर कोई कंपाउंड दिया गया है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमें पूछा गया कि KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका एसिडिक मीडियम में आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए कितना होगा। देखिए बच्चे, अगर हम मीडियम चेंज करेंगे, एसिड से अगर हम बेसिक मीडियम लेंगे या न्यूट्रल मीडियम लेंगे तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम कौन सा है। और उसमें देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसके बराबर आता है, ये फार्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड ऑब्लिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपने देखना है कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपने देखना है कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बेसिकली जो डेफिनेशन हम यही वाली अप्लाई कर रहे हैं, ये लास्ट वाली लूज और गेन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें देखना है कि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रहा है या 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने ग्राम इसके गेन कर रहे हैं। तो देखिए इस ये एग्जांपल हमारे पास KMnO4 प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस MnSO4 गिव्स 3H2O प्लस 5 टाइम ऑक्सीजन। जी आपने D एंड F ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं चैप्टर है आपका, उसमें आपने ये पूरी इसकी रिएक्शन स्टडी कर रही है, जहाँ पे हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना आपने। तो देखिए बच्चे, KMnO4 यहाँ पे मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, जी आप निकाल सकते हैं। ये +1 पोटेशियम का तो फिक्स्ड है, +1 ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 × -2 -8 -8 +1 -7 हो गया। तो कंपाउंड न्यूट्रल, तो इसलिए मैंगनीज के ऊपर कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, ये KMnO4 जो है मैंगनीज जो है यहाँ पे +7 से +2 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि इसकी क्या हो गई, KMnO4 की रिडक्शन हो गई। दूसरे को जो ऑक्सीडाइज करेगा, जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि KMnO4 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, जो हम डिटेल में DNA ब्लॉक में करेंगे। बेसिकली ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो जहां हम कह सकते हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तभी तो +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन। तो जो इसकी रिडक्शन हो रही है तो दूसरे को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। चलिए वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो फार्मूला लगाएंगे। तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, इसका 150 ग्राम होता है, 158 जो है KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, जहां मैंगनीज +7 था, जहां मैंगनीज +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जहां पे गेन हुए, वो हुए 5। तो फार्मूला लगा दिए, 158 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 31.6 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास जो है KMnO4 का, वो एसिडिक मीडियम में कितना होता है, 31.6 ग्राम होता है। अब इसी तरह से कोई भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, आपने यही फार्मूला लगाना है, उसका देखना है मॉलिक्यूलर मास, और रिएक्शन को देख के आपने बताना है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये फार्मूला आपने लगा लेना है। अब देखिए, मैं जो पहली डेफिनेशन है, डिस्प्लेस और कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसको लेते हुए आपको फिर ये प्रूव करके बताऊंगा कि यहाँ पे जो KMnO4 का इक्विवेलेंट मास है वो कितना है, 31.6 ग्राम है। अब देखिए बच्चे, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। आप चार चाहे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने अब इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन नहीं लगानी, वो हमने लगा ली। ठीक है, कैसे लगाई हमने, देखिए यहाँ हमारे 5 इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे +2 है, जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये 2 है, ये भी 2 है, तो आप इसको काट दीजिए, ये 1 1 बचेगा। तो जहाँ पे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो 158 ग्राम जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 5 मोल। तो 1 मोल किससे होंगे, 158 डिवाइडेड बाय 5। तो यही डेफिनेशन हमने लगा ली, तभी तो फार्मूला बना इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो जी आपका आ गया। अब हम दूसरी डेफिनेशन लगाएंगे, ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन लगाएंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन देता है या 8 ग्राम ऑक्सीजन लेता है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 मोल KMnO4 के है, तो 2 × 158 ये आ गया 316 ग्राम। अगर 316 ग्राम हम लेते हैं KMnO4, हमें मिल रहा है 5 × 16 80 ग्राम ऑक्सीजन। तो 316 ग्राम जो KMnO4 है वो हमें दे रहा है 80 ग्राम ऑक्सीजन, बट इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जो 8 ग्राम ऑक्सीजन देगा। अब आप यहां से लगा सकते हैं, जैसे आप लिखते हो कि 100 रुपए में इतने पेन आ रहे हैं, 10 पेन आ रहे हैं, तो
एक पेन कितने में आएगा, तो आप निकाल सकते हैं। सेम ऐसा ही है कि 316 ग्राम से हमें कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, 80 ग्राम, तो हमें 8 ग्राम कितने KMnO4 से मिलेगी, तो आप लिखेंगे 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is given by KMnO4 is equal to 316 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से मिलेगी, ये आ गया 316 डिवाइडेड बाय 80 ग्राम। और 10 हमारा है जो डेफिनेशन है वो है 8 ग्राम कितने से मिलेगी, तो 8 ग्राम कितने से मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 80 डिवाइडेड बाय 8, 8 से गया 10 और ये आ गया 31.6 ग्राम। तो ध्यान से देखिए आप, चाहे आप लगा रहे हो लास्ट वाली डेफिनेशन लूज और गेन ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रॉन, जहां आप लगा रहे हो 8 ग्राम ऑक्सीजन डिस्प्लेस होता है या कंबाइन, जहां पे हमें KMnO4 हमें ऑक्सीजन दे रहा है 5 इंटू ऑक्सीजन, तो 5 इंटू 16 जाएगा 80 ग्राम। तो 316 ग्राम हमें कितना ऑक्सीजन दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है। तो 1 ग्राम कितना देगा हमें, 316 बटा 80, 1 ग्राम सारी ऑक्सीजन कितने से प्रोड्यूस होगी, 316 बटा 80, और 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से प्रोड्यूस होगी, 316 बटा 80 जाएगा 31.6 ग्राम। तो इस तरह से आप दोनों डेफिनेशन से देख लिया आपने कि दोनों में एक जैसा ही इक्वल मास आ रहा है। बेसिक डेफिनेशन यही है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, आपने देखना उस रिएक्शन में हो क्या रहा। आप किसी रिएक्शन में क्लोरीन है ही नहीं है तो आप ये वाली डेफिनेशन नहीं लगा पाएंगे, किसी में हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाले नहीं लगाएंगे। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हमें मिल रहा था तो हमने इसलिए ऑक्सीजन वाली लगाई। दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि इसमें रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसलिए हमने ये वाली डेफिनेशन लगा ली लास्ट वाली। तो आप रिएक्शन को देख के इन चारों में से कोई एक चूज करनी है। नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल करेंगे इसमें। चलिए देखिए, हमने अब मीडियम चेंज किया। पहले हमने KMnO4 को सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिडिक मीडियम में डाला। अब इस पर न्यूट्रल मीडियम में आपको एग्जाम में पूछते हैं कि इक्वल मास कितना होगा KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है आपने, KMnO4 प्लस वाटर गिव्स 2KOH प्लस MnO2 प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन। तो जो बैलेंस की हुई है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ मैंगनीज प्लस 7 में है, यहाँ मैंगनीज प्लस 4 में है, ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, यानी ये अगर 1 मोल होगा ये भी 1 मोल होगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे मैंगनीज 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल 3 कर रहा है। तो आप देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 158 है। वही फार्मूला आपने लगाना है जो पहले लगाया हमने। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, तो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, यहाँ पे 3 हो रहे थे, तो 52.67 ग्राम इसका क्या आ गया, इक्वल मास इन न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक मीडियम में आपने अभी देखा 31.6 ग्राम था, बट न्यूट्रल मीडियम में कितना है इसका 52.67। अगर हम ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन लगाते हैं इस रिएक्शन को देखिए, वैसे ही 316 ग्राम ऑक्सीजन हमें कितना दे रहा है, 3 into 16 48 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा है। तो आप सिंपल वैसे कीजिए, 48 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय KMnO4 कितना 316, तो 48 से हमें जो है कहाँ से मिल रहा था, हमें 316 ग्राम से मिल रहा था 48 ग्राम। 1 ग्राम कितना से मिलेगा हमें, 316 डिवाइडेड बाय 48। 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना से मिलेगा, 316 डिवाइडेड बाय 48 into 8 आ गया 52.67। चाहे आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिए चाहे आप ये वाला, तो देखिए दोनों ही केस में इक्वल मास क्या आ गया, सेम आ गया। तो अनदर एग्जांपल लेते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की, कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्वल मास कितना है इन एसिडिक मीडियम, तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है। एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, आप HCl भी डाल सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन आपकी हमारे पास K2SO4 क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन। अब आप चाहे जे वाले डेफिनेशन लगा सकते हैं, जे वाले, क्योंकि दोनों में यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है और दूसरा ऑक्सीजन भी आपके पास मिल रही है। चलिए हम पहली वाली डेफिनेशन लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो एक क्रोमियम की +6 आएगी, और इस तरफ निकालिए तो क्रोमियम की +3 आएगी। जाने की क्रोमियम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये पूरे सबस्टांस में 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 बन रहे हैं, तो 2 क्रोमियम कितने करेंगे गेन, ये करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, क्या गया 294 डिवाइडेड बाय 6। 294 इसका इक्वल जो है मॉलिक्यूलर मास है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व थे इस रिएक्शन में। एक क्रोमियम में 3 और 2 क्रोमियम कितना करेंगे 6, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया 6, तो कितना आ गया इसका 49 इक्वल मास आ गया। अब हम दूसरी डेफिनेशन लगाते हैं कि ऑक्सीजन के हिसाब से चलते हैं। रिएक्शन को देखिए, 294 ग्राम अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं तो हमारे पास 48 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो 48 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना
पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए हमें 294। 1 ग्राम कितने से बनेगा 294 डिवाइडेड बाय 48, और 8 ग्राम कितने से बनेगा 294 डिवाइड 48 इंटू 8, तो देखिए 49 ग्राम आ गया। चाहे आप इस तरह से चले चाहे आप इस तरह से चले। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया होगा कि इक्वल मास हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे निकालते हैं। और भी हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है कैल्शियम क्लोराइड का इक्वल मास क्या होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड देखिए, कैल्शियम क्लोराइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस क्लोराइड 2 टाइम्स क्लोराइड नेगेटिव। तो इसके 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड अगर हम लेंगे, इसको अगर ब्रेक करेंगे हमारे पास कितना क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन कितना बनेगा। वैसे क्लोराइड हम जहाँ एज ए क्लोरीन लेकर चल रहे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड से हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन ही मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। जहाँ कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाया होगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाया होगा। तो हमने दोनों डेफिनेट डिस्प्लेस और कंबाइन वाली दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस तरह से लिखा होगा आपको समझाने के लिए। तो 111 ग्राम इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 111 ग्राम है। तो 111 ग्राम अगर कैल्शियम क्लोराइड है, उसमें कितना क्लोरीन है बच्चे, 2 क्लोरीन है, तो 2 इंटू 35.5 कितना आ गया 71 ग्राम आ गया क्लोरीन। तो हमें 111 ग्राम से कितना क्लोरीन मिल सकता है 71। पर डेफिनेशन क्या है, अगर हम ये वाली डेफिनेशन लगाएं थर्ड वाली कि 35.5 ग्राम क्लोरीन जिससे प्रोड्यूस होता है वो सबस्टेंस का क्या होता है, इक्वल मास होता है। तो हमें पता करना है कैल्शियम क्लोराइड का कितना ग्राम हम लें ताकि हमें 30.5 ग्राम क्या मिले, क्लोरीन मिले। तो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज गिवन बाय कैल्शियम क्लोराइड कितना 111। 1 ग्राम कितने से मिलेगा 111 बाय 71, तो 35.5 कितने से मिलेगा, ये कर लीजिए 101 डिवाइडेड बाय 111 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 35.5 हो जाएगा 55.5। आप दूसरे से भी लगा सकते हैं, जो 1 मोल वाली डेफिनेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन होता है, लॉस होता है। अब ये कैल्शियम क्लोराइड कैसे बना होगा, कैल्शियम में 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और क्लोरीन ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, मतलब से 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 111 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं 2, तो 111 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 55.5। दोनों से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लोराइड वाली डेफिनेशन लगा ली, इलेक्ट्रॉन वाली भी लगा सकते हैं। अनदर एग्जांपल हम करेंगे जिसमें हाइड्रोजन वाली एग्जांपल भी हो। जैसे आपको पूछा जाता है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो देखिए यहाँ पे आप 3 डेफिनेशन लगा सकते हो, हाइड्रोजन वाली, क्लोरीन वाली और इलेक्ट्रॉन वाली। HCl जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा हमें। तो HCl में कितना हाइड्रोजन है कितना क्लोरीन है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना 36.5, इसमें 1 हाइड्रोजन तो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, और 1 क्लोरीन है तो 35.5 ग्राम इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर हम इसको सिंपलेस्ट वे में ऐसे लिखें तो 36.5 ग्राम से हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिल सकता है। तो वही तो डेफिनेशन है कि कितने से 1 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हमें किससे मिलेगा 36.5 ग्राम ऑफ HCl से। तो इसका इक्वल मास कितना हो गया 36.5 ग्राम। अगर हम हाइड्रोजन वाली नहीं लगा सकते हैं, हम लगाएं क्लोरीन वाली। क्लोरीन क्या करती है कि 30.5 ग्राम कितने से मिलेगा, तो यहाँ पे देखो 36.5 से हमें क्या मिल रहा है 35.5 ग्राम। तो इक्वल मास कितना हो गया HCl का 36.5 ग्राम। इसी तरह से अगर आप ना आप लगाना चाहते हो हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट, ना आप लगाना चाहते हो क्लोरीन वाला, आप लगाइए इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट। तो HCl कैसे बना होगा, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन और 1 क्लोरीन ने आपस में शेयर किए होंगे। तो हाइड्रोजन कितना शेयर कर रहा है 1, क्लोरीन कितना कर रहा है 1, तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं। तो HCl की फॉर्मेशन में एटम जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर हम उसको लॉस और गेन में ले लें तो हाइड्रोजन जैसे जो बना है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन 1 गेन करेगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व है 1 मॉलिक्यूल के पीछे, तो 1 मोल के लिए 1 मोल हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे 36.5 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं 1, तो कितना आएगा 36.5 ग्राम इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर उसका इक्विवेलेंट मास आपको पूछा जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ये सब समझने के लिए है, एक्चुअली ये कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जहाँ पे हम इसको ऐसे लेके नहीं चल रहे हैं, जस्ट आपको समझाना है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम, जहाँ पे किसने इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम 98 ग्राम लें तो उससे हमें कितना हाइड्रोजन मिल सकता है 2 ग्राम ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा हमें हाइड्रोजन नहीं मिल सकता। यहाँ पे मैंने H पास इसको आयनिक फॉर्म में लिखा है, बट मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से हमें कितना ग्राम हाइड्रोजन मिल सकता है 2 ग्राम ही उसमें प्रेजेंट है। तो 2 ग्राम हमें चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए कितना सल्फ्यूरिक एसिड 98, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 98 डिवाइडेड बाय 2,
तो कितना आ गया 49 ग्राम इसका आ गया इक्विवेलेंट मास। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी obtained by H2SO4 को 98, 1 ग्राम कितना आ जाएगा 98 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 49। दूसरा हम लगाते हैं इस, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड देखें कैसे बना होगा, हाइड्रोजन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता ना, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ये कैसे बना होगा। तो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा, जैसे H पॉजिटिव हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन वाल्व हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो एक ने 1, 2 ने 2 कर लिए। तो बेसिकली इस रिएक्शन में 2 मोल जो है वो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें इस तरह से। तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गए 2, तो आ गया 49 ग्राम। तीसरा हम जो बेसिकली जो फार्मूला लगाते हैं हम किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, वो क्या है कि उसका मॉलिक्यूलर मास देखना है डिवाइडेड बाय आपने देखना है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो कितने हाइड्रोजन एटम पॉजिटिव दे सकता है, H पॉजिटिव आयन दे सकता है, उसको हम बेसिसिटी भी बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ बुक्स में आपको ये फार्मूला मिलेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 98 ग्राम है, तो प्रोटॉन कितना दे रहा है, 2 प्रोटॉन दे रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिस 2। तो देखिए जैसे मर्जी आप निकाल लीजिए, तीनों ही केस में क्या आ रहा है आपका जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो चलिए मैंने आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में कुछ एग्जांपल बताए, अब सीधा हम क्या करेंगे कुछ फार्मूलाज लिखेंगे ताकि आप डायरेक्टली क्या कर पाएं इक्विवेलेंट मास निकाल पाएं। तो यहाँ पे कुछ मैंने फार्मूले लिखे हैं जो आप यूज करके क्या निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो साल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, चाहे वो एलिमेंट हो, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट किसके बराबर होगा, आपने उसका फार्मूला मास जो मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का लेते हैं, जनरली साल्ट का आयनिक कंपाउंड का हम क्या लेते हैं फार्मूला मास होता है एक ही चीज़ है, तो डिवाइडेड बाय चार्ज यानी केटाइन कितना है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, ये साल्ट है, तो कैल्शियम जो केटाइन होगा इसमें 2 पॉजिटिव, तो इसमें 2 हमारे पास चार्ज है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कह सकते हैं 111 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 55.5। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने पहले भी किया कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या लेना है, मॉलिक्यूलर मास कितना उसका बेसिसिटी मतलब उसके पास कितने प्रोटॉन है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में 3 प्रोटॉन है, तो 98 डिवाइडेड बाय 3, जरूरी नहीं है कि ये 3 हाइड्रोजन लिखे हो तीनों प्रोटॉन हो, जो स्ट्रक्चर से पता चलेगा आपको, जब आप उसकी आयनाइजेशन करते हो फिर पता चलता है। तो H3PO4 तीनों प्रोटॉन देता है हमें, तो इसमें 98 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, तो 32.66 का क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ऐसे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसपे कितने OH नेगेटिव आयन है, वो कितने हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है, जहाँ वो कितने प्रोटॉन ले सकता है, ठीक है, दैट इज एसिडिटी। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। जैसे इक्विवेलेंट मास को पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो 2 OH है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 74 डिवाइडेड बाय इसमें 2 OH है 2, तो कितना आएगा इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 37। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट किसी का भी निकालना, तो आपने उसका एटॉमिक मास देखना है डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जैसे कार्बन का पूछे कोई भाई इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, वैलेंसी इसकी 4 है, तो इसलिए इसका कितना आ गया 12/4 इक्वल टू 3। इस तरह से एल्यूमिनियम का 27/3 इक्वल टू 9, तो ये आ गया इक्विवेलेंट मास। अब जो मेन बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वैसे आपको क्या निकालने पड़ते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नॉर्मलिटी में आपने यूज करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जो इक्विवेलेंट मास होता है अगर उसको हम ग्राम में लें तो दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे कोई पूछिए आपको कि कैल्शियम जहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, तो 1 ग्राम नहीं लिखना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा 50.5 ग्राम के बराबर होगा। तो जो उसका इक्विवेलेंट मास होगा वही उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 1 ग्राम नहीं है। आपने उस कंपाउंड का, उस एलिमेंट का, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, उस एसिड का, उस बेस का आपने लेना है इक्विवेलेंट मास, उसको ग्राम में लिख लीजिए, वो उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। जैसे आपको पूछे भाई कार्बन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है, तो दैट इज अभी आपने देखा अगर हम 3 ग्राम लेंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा कार्बन का। इसी तरह से कोई पूछे आपको एल्यूमिनियम का, तो 9 ग्राम अगर लेंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। ऐसे आपने KMnO4 का एग्जाम्पल किया था, तो एसिडिक मीडियम में आपने देखा 31.6 ग्राम अगर हम KMnO4 लेते हैं तो दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने हैं, आपको इतना पता चल गया
कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ कि आपने देखा HCl का 36.5 ग्राम जो है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसका 36.5 ग्राम आप अगर लेते हैं आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हुआ। अब आपको वो 36.5 नहीं दिया है, वो 90 दिया है, 80 दिया है, 200 ग्राम दिया हुआ है, 300 ग्राम दिया है। अब उसमें आपने कैसे निकालना है कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वो कैसे निकालना है आपने जितना आपको वेट दिया गया है डिवाइडेड बाय उसके इक्विवेलेंट वेट से आपने डिवाइड कर देना है। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप क्या करते हो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आप क्या करते हो, सॉरी वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लेते हो आप कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, वेट तो सेम ऊपर वही रहेगा, डिवाइडेड बाय आपने क्या लेना है, इक्विवेलेंट वेट लेना है। जैसे आपको पूछा जाता है कि भाई KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में अगर आपके पास कितना है 158 ग्राम है तो बताइए उसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। तो हम करते हैं अभी, तो जहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने जहाँ पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस गिवन दिया गया आपको। पहला क्वेश्चन है 94.8 ग्राम KMnO4 दिया है एसिडिक मीडियम में, बताइए भाई इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे। ऐसे 98 ग्राम आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया गया है एसिडिक मीडियम में, वो भी बताइए इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम दिए हैं, 222 ग्राम आपको कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है, 46 ग्राम आपको सोडियम दिया गया है। तो 1 बाय 1 इनको हम निकालते हैं ताकि आपको समझ आए जो पीछे हमने किया है। तो फार्मूला क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, आपको मैंने बताया वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट ऑफ KMnO4 कितना दिया गया आपको, 94.8 ग्राम दिया है। अभी हमने पीछे पढ़ा इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में कितना होता है 31.6 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट दिया था 94.8 और इक्विवेलेंट वेट था 31.6, तो इसको डिवाइड कीजिए जाएगा 3। तो ये 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, 3 ग्राम नहीं है, 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलना है। तो 94.8 ग्राम अगर आप KMnO4 लेते हो एसिडिक मीडियम में, उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं किसके, KMnO4 के। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएगा 3। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिमिलरली वैसे ही करना है। वेट कितना दिया 98 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट अभी हमने किया पीछे 49 ग्राम होता है इसका। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएंगे, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 98 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू क्या आएगा 2। तो 98 ग्राम अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं एसिडिक मीडियम में, उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम नहीं है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स और ग्राम में फर्क है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होते हैं। अगर आपको वेट ज्यादा कम दिया हो तो आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। सिमिलरली आप सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल सकते हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको वेट कितना दिया है 98 ग्राम, अब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, अभी हमने पीछे किया 49 होता है। तो 98 डिवाइड बाय 49 इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड का आपको पूछा गया है कितना वेट दिया गया है 222, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है 55.5, जी हमने पीछे किया। तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 222 डिवाइडेड बाय 55.5, तो 4 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से सोडियम का आपको दिया गया है वेट 46 ग्राम, तो आपको निकालना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है 23 है। तो यहाँ पे मास कितना दिया है 46, तो 46 डिवाइडेड बाय 23 कितने आ जाएंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपने खुद कर लेने हैं, मैंने आपको एक हिंट दे दिया। अब नेक्स्ट जो आपका था कि हमें मोल फ्रैक्शन समझ नहीं आई, तो अब पहले हम नॉर्मेलिटी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है बच्चे, नॉर्मेलिटी जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था कि 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। जब आपको ये निकालना आ जाएंगे, मान लीजिए आपको दिया जाता है 94.8 ग्राम KMnO4 दिया गया है एसिडिक मीडियम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने दिया गया है 2 लीटर। ये क्वेश्चन दिया गया आपको कि ये आपने 94.8 ग्राम KMnO4 डिजॉल्व किया है और सॉल्यूशन कितना है एसिडिक मीडियम में डाला हुआ है आपने, और सॉल्यूशन कितनी वॉल्यूम कितनी है उसकी, वो वॉल्यूम है आपको 2 लीटर। तो आपको निकालना है कितने ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। अभी आपने किया ये कितने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो 2 लीटर में 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं,
किसके, KMnO4 के। तो 1 लीटर में कितने हो गए आप खुद निकाल सकते हैं। 2 लीटर में 3 है तो 1 लीटर में कितना होगा 1.5, तो 1.5, तो 1.5 इसकी क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इसी तरह से आपको दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, दे दिया जाता है आपको 98 ग्राम दिया जाता है। मान लीजिए आपको कितना दे दिया जाए, 98 ग्राम दे दिया। बताइए सोल्यूशन वॉल्यूम कितनी दी हुई है आपको, वो भी आपको दी गई है 2 लीटर, 3 लीटर, 4, जो आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए 4 लीटर मैंने कह दिया कि सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 4 लीटर है, और कितना डाला हुआ है आपने सल्फ्यूरिक एसिड, 98 ग्राम डाला हुआ है। तो आपको नॉर्मेलिटी बतानी है। नॉर्मेलिटी बताने के लिए आपको पहले पता करना है ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अभी बताया मैंने आपको। वेट लेना है इसका कितना है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है। कितना वेट दिया गया 98 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट अभी पीछे वीडियो मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है 49, तो 98 डिवाइडेड बाय 49 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डालने का मतलब है 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स डाले हुए हैं। कितने में डाले हैं, 4 लीटर में। तो 4 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, तो 1 लीटर में कितने होंगे निकाल लीजिए। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 4 लीटर। एक कितने में होगा, 4 लीटर कंटेन 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 1 लीटर कंटेन 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसे ही आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आंसर निकाल लीजिए, इसको खुद कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा, आप अगर जवाने भी निकालें तो तब भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो है 4 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। तो 2 लीटर में 1 हो गया, 1 लीटर में आधा हो गया, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.5 नॉर्मल। इस तरह से आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। बाकी आपको मैंने नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन दे दी है। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आएगा, तब तक आपको नॉर्मेलिटी समझ नहीं आएगी। नॉर्मेलिटी बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने पहले कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिए होंगे, वहाँ पे आपको अमाउंट दी होगी किसी सब्सटेंस की कि इतना हम डिजॉल्व, इतने ग्राम डिजॉल्व कर रहे हैं इतने लीटर में, इतने मिलीलीटर में। तो सबसे पहले आपने क्या पता करना है, ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको पहले इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। उसका वेट तो आपको दिया ही होगा कि इतने ग्राम डिजॉल्व कर रहे हैं, पर जब तक आपको इक्विवेलेंट वेट पता नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको किसी का वेट दिया है तो आपने उसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, पहले उसका इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। तो वेट को डिवाइड कर दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट से, वो आ जाएंगे उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉरी इक्विवेलेंट वेट से, तो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब आपको पता चल जाएगा इतने ग्राम इक्विवेलेंट हैं एक्चुअली जितना वेट दिया है। अब आप वॉल्यूम देख लीजिए, इतने वॉल्यूम है, तो आपने 1 लीटर में निकालने की कोशिश करनी है। तो 1 लीटर में कितने होंगे, वो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ नॉर्मेलिटी निकालने का। नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो वी ही लिखना है, अगर मिलीलीटर में है तो इंटू 1000 भी करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन क्या है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, अगर आपके पास सोल्यूशन है, 2 कंपोनेंट होंगे उसमें, बाइनरी सोल्यूशन होगा, 3 भी हो सकते हैं अगर टर्नरी लेते हो। हमने आपको पहले बोला कि हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, बाइनरी सोल्यूशन के ऊपर है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट है ए एंड बी, जैसे ये वाटर है मान लीजिए, और ये क्या है मान लीजिए साल्ट है। पानी में आपने नमक घोल लिया तो सोल्यूशन बन गया। अब नमक घोला होगा, कोई अमाउंट ली होगी, मान लीजिए आपने नमक कितना ले लिया, ये आपने ले लिया 50 ग्राम ले लिया, कुछ ना कुछ तो वेट आपने डाला होगा। ये आपने जो पानी लिया है ये भी आपने लिया होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट डाली होगी। मान लीजिए आपने ये 1000 ग्राम ले लिया, तो बन गया सोल्यूशन। 1000 ग्राम पानी ले लिया आपने और उसमें डाल दिया 50 ग्राम साल्ट डाल दिया, तो बन गया सोल्यूशन। अब बचे मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है। मोल फ्रैक्शन क्या रेशो है। किसी भी कंपोनेंट की अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है, आपको पूछा जाता है भाई वाटर की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपने सबसे पहले वाटर के मोल निकालने हैं, फिर आपने मोल निकालने हैं जो दूसरा ऐड किया है। दूसरा कौन सा ऐड किया है, साल्ट। तो मोल फ्रैक्शन जिसकी निकालनी है, अगर आपको साल्ट की निकालनी है या आपको वाटर की निकालनी है, दोनों के पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। जिसकी भी निकालनी है, चाहे आपको वाटर की निकालनी है चाहे साल्ट की निकालनी है, बट नंबर ऑफ मोल्स दोनों के आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका जो काम होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो आपको तो वेट दिया गया है 1000 ग्राम, ये दिया गया आपको 50 ग्राम। जैसे पीछे मैंने वीडियो में करवाया कि आपको वेट दिया होगा, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, जब तक आपको इक्विवेलेंट वेट पता नहीं होगा तब तक नहीं निकलेंगे। ऐसे ही
आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? जब तक आपको मॉलिक्यूलर मास पता नहीं होगा नहीं निकलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो आपने पता होना चाहिए उस कंपाउंड का और साल्ट का। तो आप कैसे निकालेंगे? उसका वेट कितना है डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट भी हो सकता है अगर एलिमेंट हो तो। हमें वाटर की अमाउंट पता है 1000 ग्राम है, हमें साल्ट जो है NaCl दिया है वो 50 ग्राम दिया हुआ है। जहाँ 50 और भी 60 ग्राम 70 ग्राम कुछ भी हो सकता है, चलो हम 50 ही लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम वाटर का मतलब है कितने मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ये कितना होता है, जो होता है आप सबको पता होना चाहिए 18 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसको अगर हम लिख लें NH2O, तो ये कितना आएंगे? वेट 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जाएगा 55.5 के करीब आएगा। इतने मोल्स हैं। तो 1000 ग्राम पानी लेने का मतलब क्या है? कितने मोल डाले हैं आपने? 55.55 मोल लिए। तो बच्चा अपनी सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे साल्ट जो 50 ग्राम लिया था उसको रिप्लेस कर दिया है 58.5, ताकि हमें न्यूमेरिकल निकालने में थोड़ी आसानी हो सके, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कितना लिया है? साल्ट कितना बोला मैंने? 58.5 ग्राम। पानी आपको दिया है 1000 ग्राम, तो आपको निकाल लिया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? पहले आपको वाटर के मोल पता होना चाहिए और आपको किसके मोल पता होना चाहिए? साल्ट के। वो कैसे निकलेंगे? हमें सिर्फ वेट पता है। अगर तो मोल दिए होते डायरेक्टली फिर तो हमारा आधा काम हो गया। अब हमें दिया है वेट दिया है, तो वेट को हमने नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है? तो आपको क्या लगाना है? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18, और कितना वेट दिया गया है? 1000 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ जाएगा? 55.55। इसी तरह से साल्ट जो है NaCl है, साल्ट कोई भी साल्ट हो सकता है। मैंने जहाँ पे साल्ट कौन सा लिया है? NaCl। साल्ट का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता, थाउजेंड्स ऑफ साल्ट आर प्रेजेंट देयर। तो आपने कौन सा साल्ट लिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, जहाँ इसको हम फार्मूला मास बोलते हैं, ये कितना है? 58.5, और हमें इतना ही दिया हुआ है। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, इसको हम लिख सकते हैं NaCl, यानी साल्ट जित क्या है आपको? 58.5 डिवाइडेड बाय 58.5। ये वेट है और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। वेट ये दिया गया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 58.5 होता है, इसलिए कितना आ गया? 1 मोल। तो देखिए बच्चे, अब आपको दोनों के मोल पता चल गए, पानी के भी और साल्ट के भी। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट की होती है। आपको पूछेगा भाई वाटर की मोल फ्रैक्शन बताइए, साल्ट की मोल फ्रैक्शन बताइए। कैसे करना आपने? जिसकी पूछी गई है उसके मोल लेने हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय दोनों के मोल ऐड कर देने, वाटर के और साल्ट के। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? किसी कंपोनेंट की रेशो है, किसकी? उसके मोल की, डिवाइडेड बाय टोटल मोल जितने भी कंपोनेंट्स हैं। तो आपको पूछेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट। तो नीचे आपने दोनों कंपोनेंट ले लेने हैं, दो ही कंपोनेंट है, तीन होता तीनों लेने थे, तो ये आपके पास है। अब आप इसको कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने मोल हैं, डिवाइडेड बाय वाटर और साल्ट के दोनों के मोल टोटल कितने हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है? किसी भी कंपोनेंट की, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उस कंपोनेंट के कितने मोल हैं। जैसे वाटर के पूछा है तो वाटर के कितने मोल हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सभी कंपोनेंट के, जहाँ दो ही कंपोनेंट हैं वाटर और साल्ट, तो दोनों के मोल आपने ऐड कर देने हैं। तो मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट की क्या है? रेशो है किसकी? उसके मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उसी दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर के कितने मोल हम निकाले 55.5 डिवाइडेड बाय वाटर के कितने ये प्लस साल्ट के कितने 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको साल्ट की मोल फ्रैक्शन पूछी गई है, तो साल्ट की मोल फ्रैक्शन किस बराबर होगी? साल्ट के मोल कितने हैं, कितने मोल है साल्ट के? 1, दोनों के कितने हैं ये, तो ये आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं x से, बेसिकली फॉर्म में लिखते हैं सिंबल A और B। A होता है कंपोनेंट का नाम, जहां कंपोनेंट कौन है? H2O, यहाँ कौन है? साल्ट,
तो ऐसे लिख सकते हैं। तो जल्दी हम लिखते हैं एक्स ए एंड एक्स बी, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। एक्स ए किस तरह का आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और एक्स बी किस तरह का आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये वही जो हमने जहां पे किया, जैसे वाटर था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जहां पे ए है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे क्या अगर ए और बी दोनों कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा, जो आपको रॉल्स लॉ समझ नहीं आया है, तो बच्चों रॉल्स लॉ क्या है। अब जब आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा तब हम बात कर सकते हैं किसकी, रॉल्स लॉ की। रॉल्स लॉ बेसिकली क्या है कि जैसे हमने दो कंपोनेंट लिए ए और बी, एक कंपोनेंट हमारा ए था, एक हमारा कंपोनेंट बी था, हमने दोनों को मिक्स किया और बना दिया सोल्यूशन। अब ये दोनों ए और बी लिक्विड हो सकते हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास रॉल्स लॉ जो है बेसिकली दो टाइप का है, कि एक है जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं और एक है जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल यानी सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो रॉल्स लॉ बताता है क्या हमें, रॉल्स लॉ कहता है कि जब हम कोई कंपोनेंट मिक्स करते हैं, सोल्यूशन जब बनाते हैं, अब उसमें जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, जैसे हमने ए का वेपर प्रेशर लिया, वेपर प्रेशर तो आपको पता ही क्या है, बी का वेपर प्रेशर है, जो हमने निकाल लिया जब हमने दोनों को मिक्स नहीं किया, ए अलग है। जैसे पानी और नमक की बात कर ले तो नमक नॉन वोलेटाइल है, चलिए पहले हम कोई ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों वोलेटाइल है, जैसे हमने नमक छोड़ दीजिए, पानी ले लिया और पानी में हमने इथेनॉल डाल दिया, तो लोग घर में आम पीते हैं शराब, ठीक है, मशहूर है लोग पीने में, तो एक आपने पानी ले लिया और दूसरा क्या ले लिया आपने, इथेनॉल ले लिया है। आपने पानी का वेपर प्रेशर निकाला जब आपने पानी को अल्कोहल के साथ मिक्स नहीं किया था तब निकाला, वो जो वेपर प्रेशर होगा पानी का वो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट, और उसको हम लिखेंगे P0H2O, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इसी तरह से हमने मिथनॉल ले लिया तो मिथनॉल का प्रेशर निकाला इन प्योर स्टेट, जहां पे हम लिख सकते हैं मिथनॉल। अब देखिए बच्चे, जब हमने मिथनॉल और पानी को मिक्स किया, मिक्स करने के क्या तरीके हैं, मान लीजिए टोटल हमने 100 ml बनाना है सोल्यूशन, पानी को भी मिक्स करना है और मिथनॉल भी डालना है, टोटल वॉल्यूम बनानी है हमने 100 मिलीलीटर। कैसे कर सकते हैं, एक बच्चा कहता है मैं 90 मिलीलीटर पानी लूंगा और 10 मिलीलीटर मिथनॉल जहाँ इथेनॉल डालूंगा, ठीक है, जो जहाँ मिथनॉल लिखा तो मिथनॉल डालेंगे। इसी तरह दूसरा कहता है नहीं सर मैंने करना है 80 मिलीलीटर वाटर और 20 मिलीलीटर क्या डालना है, मिथनॉल डालना है। तीसरा कहता है नहीं सर मैं 70 और 30 लूंगा। चौथा कहता है मैंने 60 और 40 लेना है। पांचवा कहता है मैंने 50-50 लेना है। बन तो सोल्यूशन ही रहे हैं। अब रॉल्ट्स जो साइंटिस्ट FM रॉल्ट है 1886 में, उसने भी यही किया कि दो कंपोनेंट ले लिए, उनके अमाउंट चेंज करता गया और सोल्यूशन बनाता गया। अब ये तो उसने पहले ही निकाल लिया था, मिक्स करने से पहले प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है क्या चीज होगी, कितनी आएगी वैल्यू, कुछ भी होगी इनकी वैल्यू। अब उसने क्या किया, जैसे पहले 10 मिलीलीटर लिया मिथनॉल और 90 मिलीलीटर लिया पानी, वहां पे उसने पानी को मिलीलीटर या मिथनॉल को मिलीलीटर में नहीं लिया, जो रॉल्ट्स ने किया उसने मोल फ्रैक्शन देखा। अब 90 मिलीलीटर पानी है तो कितनी मोल फ्रैक्शन है उसकी, वो देखा उसने, और 10 मिलीलीटर अगर हमने मिथनॉल डाला है तो उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है। ये तो हम मोल फ्रैक्शन तो अभी हमने पीछे सीख लिया, निकाल सकते हैं। अगर हमें वेट पता होगा, मॉलिक्यूलर वेट पता होगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर उनकी रेशो निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो बेसिकली रॉल्ट्स ने क्या किया, जो दो कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे थे दोनों की मोल फ्रैक्शन निकाल ली। जैसे पानी की मोल फ्रैक्शन निकाल ली और किसकी निकाल ली, मिथनॉल की। जैसे पानी बढ़ाएंगे मिथनॉल कम करेंगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज होती जाएगी, पानी को कम करेंगे मिथनॉल बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज होती रहेगी। अब इसे देखा कि जो वेपर प्रेशर है पानी का, जब हम पानी की मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और जब हम मिथनॉल की मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन कैसे बढ़ेगी, उसकी अमाउंट बढ़ाएंगे। तो अगर आप मिथनॉल की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी, अगर आप पानी की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो पानी की मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो देखा कि वेपर प्रेशर को क्या हो रहा है, जब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं जिसकी अमाउंट बढ़ा रहे हैं उसके वेपर प्रेशर को क्या हो रहा है। तो रॉल्ट ने क्या देखा कि अगर हम पानी की मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन में बढ़ता जाएगा, और अगर हम मिथनॉल की मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाते हैं तो मिथनॉल का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। वो जो मिथनॉल का और पानी का सोल्यूशन में हम वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसको हम
बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो रॉयल्टी ने क्या देखा कि जब भी हम किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोवाइडेड कि कंपोनेंट वोलाटाइल होने चाहिए, तो उसने देखा कि उनके जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ती जा रही है। तो दैट इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि पानी का मोल फ्रैक्शन, सॉरी पानी का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये आ गया पार्शियल वेपर प्रेशर, ये है वेपर प्रेशर ऑफ पानी इन प्योर स्टेट, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसने कहा जितनी इसकी मोल फ्रैक्शन होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अगर कंपोनेंट वोलाटाइल है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से मिथनॉल का जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल। इतना सा लॉ है बच्चे जो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो बाकी तो आगे कैलकुलेशन है, अब उसमें मैं आपको कैलकुलेशन बता ही देता हूँ थोड़ी सी इसमें। तो कैलकुलेशन क्या है, जब उसने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट लगता है, तो उसने देखा कांस्टेंट जो है बेसिकली किसके बराबर आ रहा है, जो उसी कंपोनेंट का प्रेशर था प्योर स्टेट में। जो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है प्रैक्टिकली ये पता चला उसको कि ये किसके बराबर आता है, वो हमेशा किसके बराबर आता है, जो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में। तो PH2 किसके बराबर आ गया, P0H2O इंटू XH2O। P0H2 क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट। ये मल्टीप्लाई नहीं बचे, ये X है, H2 मतलब मोल फ्रैक्शन है वाटर की। इसी तरह से मिथनॉल का आ गया, जनरल हमने अगर कंपोनेंट वाटर और मिथनॉल की A एंड B कंपोनेंट लिखे हैं तो P किस तरह आएगा, PA प्लस PB। टोटल प्रेशर कैसे करेंगे हम, डाल्टन लॉ कहता है कि अगर हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो प्रेशर किसका होगा, सबका प्रेशर आपने ऐड कर देना है। तो इसलिए यहाँ दो ही कंपोनेंट थे, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल प्रेशर किसका बराबर आएगा, वाटर प्लस मिथनॉल। अगर A एंड B है तो A प्लस ये आ जाएगा B। अब ये किस तरह बराबर है, जैसे ये लिखा आपने कि PA किस तरह आएगा, वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X से, PB आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं तो क्या लग रहा है, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लग रहा है प्योर स्टेट में। तो PA की जगह क्या लिखेंगे, P0A XA प्लस PB की जगह क्या लिखेंगे, P0B XB। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, रॉल्स लॉ की। तो अगर हमारा जो एक कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट अगर हमारा नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल में उसका वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। हमारा सोल्यूट B हम जान लेते हैं, तो PB कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो सॉल्वेंट है A जो कंपोनेंट है वो तो वोलेटाइल ही है, उस पर और सवाल लगाइए आप, PA क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X A। तो PA क्या आ जाएगा, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो PA आ जाएगा P नॉट A XA। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कहाँ से किसका बराबर आ रहा है, मैंने बोला उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। तो ये आ गया। अब हमें पता है बच्चे XA प्लस XB समान मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है, ये लगा दिया। अब XA की जगह आप क्या लगा सकते हो, 1 माइनस XB, यहाँ पे लगा दिया 1 माइनस XB। तो यहाँ से इसको इधर ले जाओ तो जाएगा PA अपॉन P नॉट A, 1 माइनस XB को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा। अब ये जो पूरी टर्म होती है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये जो ऊपर वाली है इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ से किसके बराबर आ रही है, XB क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो रॉल्ट ने क्या कहा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए आप दो तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं लॉ की, कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो कंपोनेंट अगर नॉन वोलेटाइल है उस केस में रॉल्ट लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होगा सोल्यूशन का दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जहां हम कहेंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। या इस इक्वेशन से आप ये बता सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर आएगी, हमेशा किसके बराबर आएगी, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगा। तो दिस इज रॉल्ट्स लॉ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आपको देखने में दिक्कत आएगी, मैं यहीं पे इसको रोकूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप मुझे इंडिविजुअली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।